ब्यूटीफुल ओंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। ने मुझे बोला कि कहानी मैंने फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं की, तो सेकंड पार्ट में मैंने उस बारे में बोला है। उसे एक मैसेज रिसीव हुआ था और उस मैसेज पर जान गया था, जहाँ से आने के बाद यानली ने अपनी स्टोरी कहा थी। लेकिन ये अब तक क्लियरली नहीं बताया कि जान वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या हुआ। तो आगे के पार्ट्स में हम जानेंगे कि वहाँ जाने पर क्या हुआ था। तो कहानी को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। माय ब्राइड हैड चेंज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यानली ने जान के अपने दिल की सारी सच्चाई बता दी थी कि वो पीकॉक यानी जिन जोशन से प्यार करती है। जान को ये पसंद तो नहीं आया, लेकिन अपनी बहन के आगे वो भला न जा सकता था। आखिर वो उसका प्यार था और अपने शिजे के लिए दुनिया इधर की उधर करने के लिए जान तो बस रेडी ही था। अब जान ने कुछ सोचा और वो सीधा जिनजुशन के लिए मिलने के लिए चला गया। लेकिन उसे मिलने के लिए एक कैफ़े में बुलाया जहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। जान ने पूरा कैफ़े ही बुक कर लिया था, जिस वजह से वहाँ कोई नहीं था। बस जान के कुछ बॉडीगार्ड वहाँ पर मौजूद थे जो नज़र रख रहे थे। थोड़ी ही समय में जिनजुशन भी वहाँ आ चुका था। जान और उसने कुछ बातें की। दोनों उन बातों को सहमत तो जिनजुशन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो यानली से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वो मान गया। जान इन वास्तव को देखते हुए उसे भी अच्छा लगा कि जिनजुशन अपनी शिजे से प्यार करता है। लेकिन एक डेविल्स के आंखों के साथ जान ने कहा कि अगर उसने उसके शिजे को कुछ किया तो वो उसके मार डालेगा। जिनजुशन उसकी उस डरावनी आभा को देखते हुए अपना नोट करता है और अपना सिर ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं करूँगा। जान मुस्कुराता है, कहता है, जीजा जी, आप तो डर गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे शिजे को बिल्कुल भी दर्द या चोट नहीं पहुंचाने चाहेंगे तो आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी आज से मेरा एक परिवार हो। जिनजिशन बस सिर हिलाता है, लेकिन अभी वो डरा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई जा सकती थी। जान मुड़ता है और बाहर निकल जाता है। हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर उन दोनों का प्लान क्या था, लेकिन प्लान तो कुछ बनाया था उन लोगों ने। शादी को अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए जान को जल्द से जल्द ये सब काम निपटाना था। जान ने वेडिंग प्लानिंग की सारी बातें जान ली। जान ने अपने लिए और अपनी शिजे के लिए वेडिंग आउटफिट खरीदे। साथ ही साथ उसने बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद एक हॉस्पिटल में जाकर उसने कुछ किया। वो काम हो जाने के बाद वो सीधा घर के लिए चला गया। घर जाने के बाद शिजे ने उसके फेवरेट पोर्क रिबन सूप बनाया था। उसी की महक से जान और भी ज़्यादा खुश होकर शिदे के पास दौड़ा, लेकिन उसने कहा, पहले जाओ और नहा धो के फ्रेश हो के आओ। वो नोट करता है और जल्दी से ऊपर की ओर भागने लगता है। यानली अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये अभी भी एक बच्चे की तरह है, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इसकी नटखट सी आदतें अभी तक नहीं गई। थोड़ी ही देर में जहान वापस आता है और कहता है, शीजे देखो मैं आ गया, अब मुझे दो। यानली नोट करती है और उसे खाना सर्व करती है। तभी चेंग भी वहाँ पर आता है और कहता है, शीजे मुझे भी। चेंग कर देखकर जान मुँह बनाता है। चेंग भी कहता है, ब्रदर, अभी आप बड़े हो या छोटे, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप एक छोटे बच्चे हो। जान कहता है, ये सब मेरे परिवार के लिए है, बाकियों के लिए तो मैं एक शेर हूँ। चेंग हंसता है और कहता है, हाँ, एक शेर, बनी टीथ वाला, और हंसने लगता है। जान मुँह बनाता है। यानली भी उनके साथ हंसती है और हंसते मुस्कुराते हुए वो अपना डिनर करते हैं।
पेमैन अब तक घर आए नहीं थे। मैन अब तक घर नहीं आए हुए थे, जिस वजह से जहान कहता है शीजे अब तक डैड वापस नहीं आए। वो नोट करती है और कहती है हाँ वो अब तक नहीं आए, पता नहीं डैड को आज इतनी देर क्यों हो गई। जहान कहता है और माँ कहाँ है। यानली कहती है माँ खाना खाकर सो चुकी है, मैंने तुम्हारे लिए दोनों का वेट किया जिस वजह से देरी हुई। जहान कहता है शीजे आपको अब तक सो जाना चाहिए था और आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, क्या आप अभी सोना चाहती है या वो बात सुनना चाहती है। यानली कहती है तुम्हारा खाना ख़त्म होने के बाद हम लोग बातें करेंगे। चेंग कहता है क्या मैं भी आऊँ आप दोनों के साथ। दोनों नोट करते और कहते हैं ठीक है। तीनों भाई बहन यानली के कमरे में यानली के बालकनी में बैठे हुए थे। तीनों साथ में कुछ आइसक्रीम खा रहे थे और आइसक्रीम खाते हुए ही बातें करने लगते हैं। यानली को जान अपने प्लान के बारे में चेंग और शीजे को बता देता है। यानली तो शौक नहीं थी, लेकिन चेंग उछल पड़ता है और कहते गग आप ये क्या कह रहे हैं। आप शीजे की शादी उस जिन जुशन से करवा रहे हैं। वो पीकॉक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसकी शादी और शीजे आपको क्या हुआ है। पूरी दुनिया में आपको वही एक मिलना था। चेंग की बातों को सुनते हुए यानली गुस्से में चेंग को खींचते हुए उसे फिर से बिठाते हुए कहती है चुप बैठो तुम, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें पता चलेगा। चेंग कहता है मुझे प्यार वार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वो पीकॉक पसंद नहीं है और हाँ मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि शादी बहुत ही बोरिंग बात है। दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि जान को पता था। जान कहता है हाँ हमें पता है तुम कुंवारे के कुंवारे ही मरोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे गुस्से को देखते हुए और तुम्हें इन बातों को सुनते हुए पता है तुम कितने बंदर की शक्ल जैसे दिख रहे हो। और यानली और जान जोर जोर से हंसने लगते हैं। चेंग और भी गुस्से से तमतमा जाता है और कहता है मैं बंदर हूँ तो तुम बंदरिया और तुम बड़े भाई बंदर का बड़ा भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। झान और चेंग दोनों झगड़ने लगते हैं। जहाँ चेंग इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसने झान को भी बंदर बोला था और झान उसके पीछे। दोनों भाइयों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी यानली चेंग को पकड़ लेती है और उसे फिर से चेयर पर बिठा देती है और झान से कहती है झान तुम अब बच्चे नहीं रहे हो और तुम भी दोनों चुप के चुप बैठो। दोनों शीजे की बात मानते हुए फिर से बैठते हैं। जान अपने आगे की बात कंटिन्यू करता है। जान ने सब बताने के बाद चेंग रोने लगता है। उसकी रोंदूशी शक्ल देखते हुए दोनों भाई शौक थे और यानली कहती है चेंग क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो। चेंग कहता है शीजे आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। यानली उसके सिर पर पैट करते हुए कहती है बुद्धू गई के, अभी तो तुम इतने हंस रहे थे और हम लोगों को चिढ़ा रहे थे, अब क्या हुआ। चेंग कहता है शीजे मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता और गग आपसे भी। यानली और झान चेंग को हक करते हैं और कहते हैं बुद्धू, अगर हमें अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए तो हम उससे प्यार करने लगेंगे और साथ में वो भी हमारा परिवार बन जाएगा, तो तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो। चेंग कहता है उन लोगों के आने के बाद हमारा प्यार कम हो जाएगा। झान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, हम उतना ही प्यार तब भी करेंगे जब हमारे पार्टनर्स हमारे पास होंगे, लेकिन पार्टनर्स के बीच का प्यार अलग होता है और भाई बहन का प्यार अलग होता है। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिल जाएगा। यानली कहती है हाँ जान ठीक कह रहा है और एक बात, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। जान चेंग कहता है सच में आप यहीं रहोगे। हाँ चेंग को जानली प्रॉमिस करती है। चेंग कहता है आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे शीजे। यानली हाँ में अपना सिर हिलाती है और उसके फोrehead पर किस करती है। मेरा प्यारा छोटा भाई कितना प्यारा है। चेंग कहता है मैं प्यारा नहीं हूँ, किसने कहा मैं प्यारा हूँ। फिर से चेंग गुस्सा करने लगता है।
उसकी फिर से वो अपनी पोजीशन को देखते हुए जान और यानली दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उसका उनका चैन फिर से वापस आ चुका था। बहन भाइयों का इतना प्यारा सा मोमेंट देखकर फेंगमैन जो बाहर खड़े थे, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फेंगमैन ने सारी बात सुन ली थी। तब वो अंदर आते हुए जान को कहते हैं, क्या तुमने जो अभी कहा क्या वो सच है? यानली डर चुकी थी, वो जान के पीछे छुप चुकी थी। चेंग भी डर के मारे कपकपा रहा था, मानो उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फेंगमैन एक गुस्सेल चेहरे के साथ आगे आते हैं और पूछने लगते हैं। जान कहते हैं, हाँ अंकल, हाँ डैड, शीजे जिनजुशन से प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी उसी से हो। फेंगमैन तीनों की शक्ल देखते हुए पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। उनको इस तरह हंसते हुए देखकर सब लोग शॉक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फेंगमैन इतने हंसेंगे, क्योंकि उन्हें तो पूरी तरीके से ऐसा लगा था कि वो शायद अब पनिश करेंगे। जान आगे जाता है और अंकल से कहता है, अंकल क्या आप हमसे नाराज़ नहीं हो? फेंगमैन कहते हैं, मैं भला तुमसे नाराज़ क्यों होगा? जान कहता है, क्योंकि हमने ये प्लान बनाया तो हमें ऐसा लगा कि आप हमसे नाराज़ होगे। फेंगमैन कहते हैं, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अगर यानली उससे प्यार करती है और वो उससे प्यार करता है तो हम उन दोनों को मिलवाने में क्या हर्ज है? जान मुस्कुराता है और कहता है, ओह गॉड, थैंक यू डैड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ होगे। यानली भी आगे आते हुए अपने पिता को गले लगाती है और कहती है, थैंक यू सो मच डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। चेंग भी मुस्कुराकर अपने पिता को गले लगा लेता है। तीनों के तीनों अपने पिता को हक करते हैं। फेंगमैन भी मुस्कुराते हुए उनके फोrehead पर किस करता है बारी बारी। फेंगमैन कहते हैं, तो अब सब ठीक है, तो अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। यानली कहते, पापा आपने खाना खाया? फेंगमैन कहते, हाँ बेटा, मैंने अभी खाना खाया और मैं तुम लोगों को चेक करने के लिए ही ऊपर आया था, क्योंकि मैंने आज दिन भर तुम लोगों को देखा नहीं था। मुझे लगा कि तुम तीनों सो चुके होगे, लेकिन तुम्हारे कमरे की लाइट चालू दिखी, जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैंने देखा कि तुम लोग तीनों साथ में हो। मैं आप लोगों के अंदर आकर मिलना ही चाहता था कि मैंने आप लोगों की बातें सुनी, जिस वजह से मैं वहाँ पर रुक गया। लेकिन मुझे जानकर बहुत नाराज़गी हुई। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटा? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद मैं ही वहाँ पर अब तुम्हारा रिश्ता भेज देता। यानली कहती है, डैड, उनकी फैमिली को हमारे गैंगस्टर होने से नफ़रत है। फेंगमैन कहता है, तो तुम मुझे इन बातों को बता सकती थी बेटा, हम कुछ ना कुछ सलूशन निकाल ही लेते। यानली कहती है, मैं डर चुकी थी डैड, क्योंकि माँ को अगर पता चला तो माँ नाराज़ हो जाएगी। फेंगमैन कहते हैं, यू के बारे में तुम चिंता मत करो, हम उसे संभाल लेंगे। और हाँ, अगर तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है तो तुम बेझिझक मुझे उन बातों को बता सकते हो। और जान, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ जानना है और कुछ बताना है, तो चलो बाहर चलते हैं। जान को लेकर फेंगमैन स्टडी रूम में जा चुके थे। इधर यानली और चेंग दोनों अपने अपने कमरे में सो चुके थे। स्टडी रूम में फेंगमैन जान के साथ कुछ डिस्कस करते हैं। जान इस बात से नाराज़ था, लेकिन फेंगमैन कहते हैं, अगर तुम्हें उनके साथ अपना बदला पूरा करना है तो तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। जान कहता है, लेकिन अंकल, उनके साथ धोखा नहीं होगा अगर मैंने वो सब किया तो? फेंगमैन कहते हैं, हाँ, धोखा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर उस घर में तुम्हें जाना है या फिर उस घर के साथ ताल्लुक़ रखना है तो तुम्हें इस बात में इन्वॉल्व होना होगा। वैसे भी तो तुम्हें जिन जिशन की शादी रोकनी है, तो तुम्हें इस बात को अंजाम देने की ज़रूरत है। जान कहता है, लेकिन अंकल। फेंगमैन गुस्से से ही जान की ओर देखने लगते और कहते हैं, क्या तुम्हें अपने माता पिता के मारने वाले के साथ बदला नहीं लेना? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि उन लोगों ने तुम्हारे माता पिता के साथ गलत किया है? जान आगे कुछ नहीं कहता, बस फेंगमैन का गुस्सा अब बरसने लगा था।
फैमैन कहते हैं, उन लोगों ने मेरे दोस्त के साथ जो किया मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा धोखा दिया। एक वक्त ऐसा था कि हमारी दोस्ती थी, लेकिन अब मैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारी माँ ने मुझसे एक फ़ोन किया था, जो तुम्हारे माँ के मरने से पहले का था। उसने ये कहा था कि उसे अपने बेटे के बारे में चिंता थी और उसकी सेफ्टी के बारे में वो हर वक्त सोचती थी। उसने तुम्हारी सेफ्टी मेरी ज़िम्मेदारी बनाकर छोड़ी है और तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें उस बात का बदला लेना ही होगा। जान की आंखें भर चुकी थी। फेमैन को गलती का एहसास होता है और उसे जान को करीब जाते हुए उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, बेटा मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन यही एक मौका है जो हमें मिला है। अगर इस मौके को हम अंजाम देंगे तो शायद भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत ज़रूर मिलेगी। जान हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से एक भारी मन के साथ बाहर निकलता है। उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर ये कैसे कर सकता है। वो किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहता था। जहान अपने कमरे में चला जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो इधर से उधर करवटें बदल रहा था और वही बात सोच रहा था जो वह मैंने उसे बताई थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे जहान नहीं जानता था। हमें दूसरी ओर एक अपार्टमेंट में एक लड़की अपने भाई के पीछे इधर उधर दौड़ रही थी। गगा, मैंने आपसे कुछ पूछा था, मैं कल से आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। वो गुस्से से कहता है, मैंने कहा था तुम्हें, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। वो कहती है, गगा प्लीज़, आप ही हो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। मैंने तुमसे कहा था, तुम यहाँ अपार्टमेंट में कैसे आई? मैंने किसी को भी मेरे अपार्टमेंट में आने की इजाज़त नहीं दी है। गगा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं शादी नहीं करना चाहती। गगा मेरी बात सुनो तो। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं जानना और मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें कुआंगे से इन बातों को बोलना था, तुम मेरे पास क्यों हो? वो लड़की जल्दी से जाकर अपने गगा को खींचते हुए सोफे पर बैठा देती है। काउच पर बैठने के बाद वो चिल्लाता है, तुमने मुझे छुआ क्यों? मम्मा कहती है, ब्रदर गगा आप बेस्ट हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बस इस बार ये आखिरी विश होगी मेरी। वांगजी गुस्से से कहता है, तुमने क्या कहा? आखिरी विश? ये तुम्हारी आखिरी विश क्यों है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डरते हुए कहती है, गगा वो मैं और हकलाने लगती है क्योंकि वो डर चुकी थी। वांगजी गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, मैम्या क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई है? तुम्हें शादी नहीं करनी, ऊपर से तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो। आखिर क्या बात है और तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? वो लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार से है और अंकल ने उसे तुम्हारे लिए चूज़ किया है और तुम्हें उसके साथ शादी क्यों नहीं करनी? मैं डरते डरते कहती है, गगा मैं एक एक लड़की से प्यार करती हूँ। इवो शौक से वांगजी शौक से मैम्मे को घूरने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैम्मे कहती है, गगा मुझे लड़के पसंद नहीं है और मैं जिस लड़की को प्यार करती हूँ वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, उसे कुछ वक्त चाहिए। मैंने उसे प्रपोज तो किया है लेकिन उसने मुझे अभी तक हाँ नहीं कहा, जिस वजह से मैं शादी नहीं कर सकती। इबो गुस्से से उसके बाजू को पकड़ लेता है और उसे खड़ा करके उसके साथ बातें करने लगता है। तुम्हें पता है अंकल इस बात से कितने नाराज़ हो गए? मैम्मा कहती है, हाँ मुझे यही बात पता है और कुहांगे को भी शायद पसंद नहीं आएगा, जिस वजह से सिर्फ आप ही हो जिससे मैं बता सकती हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी या फिर कहीं दूर ऐसी जगह चली जाऊँगी जहाँ से मुझे कोई ढूंढ ना पाए। वांगजी गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? कब से तुम इतनी बड़ी हो गई हो
कि अपने बारे में इस तरह की बेहुदा बातें कर सकती हो। और अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। मैं एक ब्राइट सी स्माइल करते हुए सीधा वांगजी को हक करती है। वांगजी उसे दूर ढकेलते हुए कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें हक करने के बारे में नहीं बोला। मैं फिर से वांगजी को हक करती है और उसके गालों पर किस करती है और कहती है, आप दुनिया के बेस्ट बेस्ट ब्रदर हो। वांगजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो गुस्सेल चेहरा रखे हुए था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसकी बहन खुश है। तभी वांगजी कहता है, वैसे वो लड़की कौन है? मैम्या का चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि वो लड़की कौन है। तो वांगजी के पूछने पर उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ही बदल चुके थे। वांगजी अभी भी मैम्या को और ही देख रहा था। उसने नोटिस किया कि मैम्या का चेहरा पूरी तरीके से रंग उड़ चुका था, मानो वो बहुत ही डर चुकी थी। वांगजी फिर से पूछता है, मैम्या, मैंने पूछा वो लड़की कौन है? मैम्या कहती है, वो ब्रदर, वो वेन्स की लड़की है। वांगजी कहता है, उसका नाम क्या है? ब्र ग वेन वेन किंग। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? तुम्हें वो वेन्स में मिले थे। तुम्हें पता है कि अंकल उनसे कितना गुस्से में रहते हैं। गग, लेकिन प्यार थोड़ी ना देखता है कि वो दुश्मन है या दोस्त। वांगजी अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपने सिर की मालिश करने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब इस सारी गड़बड़ी को कैसे संभाला जाए। मैम्या से वांगजी पूछता है, क्या वो लड़की तुम्हें लगता है कि तुमसे प्यार करती है? मैम्या हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, वो मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन अपने परिवार से डरती है, जिस वजह से उसने अभी तक मुझे हाँ नहीं कहा। लेकिन मैंने उसे कहा था कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो हम भागकर शादी करेंगे। वांगजी गुस्से से मैम्या की ओर देखने लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम भाग से के शादी करने वाली थी और हम कहाँ मर चुके थे? मैम्या कहती है, ब्रदर, आपको पता है अंकल और भाई दोनों को भी ये बातें पसंद नहीं है, जिस वजह से मैंने सोचा कि शायद हम भागकर शादी कर ले। वांगजी उसके सर पर मारते हुए कहता है, बुद्धू लड़की, तुम्हारा ये छोटा भाई अभी भी है। मैम्या कहती है, आप छोटे हो? कब से? मुझे तो लगा आप सभी दुनिया में बड़े हो, क्योंकि अभी भी आप बुड्ढे जैसे चक्कर लेके ही तो घूमते हैं। वांगजी फिर से गुस्से से उसे देखता है। मैम्या आगे कहती है, मुझे तो हमेशा परेशानी रहती है कि आखिर कौन इंसान होगा जो आप जैसे इंसान से प्यार करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ही एक ऐसा पीस हो जो एक सड़ी हुई शक्ल के साथ हमेशा घूमते रहता है। वांगजी गुस्से से उसकी ओर देखते हुए उसके पीछे अब मारने ही वाला था कि मैम्या वहाँ से भाग चुकी थी और भागते हुए कहती है, ब्रदर, अपना वादा याद रखना और मेरी शादी को होने से बचा लेना, प्लीज़ ब्रदर, और भाग जाती है कमरे का दरवाज़ा लॉक करके। इधर वांगजी अपने सिर की मालिश करने हुए सोचने लगता है, ये भी लड़की, ये क्या बकबक करती जाती है, कितना बोलती है। तभी वांगजी किसी के साथ फ़ोन पर बातें करने लगता है।